नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी परेश। मजूमदारों का वंश बड़ा है। गांव में उनकी बड़ी भारी इज्जत है। बड़े भाई गुरुचरण इस घर के कर्ता धर्ता हैं। केवल इस घर के ही क्यों, उन्हें अगर सारे गांव का कर्ता धर्ता कहा जाए तो कुछ अतिशयोक्ति न होगी। बड़े भाई तो और भी थे, पर इतनी श्रद्धा भक्ति का पात्र श्रीकुंजपुर में और कोई न था। अपने जीवन में बड़ी नौकरी उन्होंने नहीं की। गांव छोड़कर अन्यत्र जाने को राजी हो जाते तो उनके लिए वह दुष्प्राप्त नहीं था। लेकिन यौवन में जो एक बार निकटवर्ती जिला स्कूल की मास्टरी के काम में घुसे तो किसी भी लोभ से उस शिक्षालय की ममता छोड़कर अन्यत्र जाने को राजी नहीं हुए। यहाँ उनका वेतन 30 से बढ़ते बढ़ते 50 रुपया हो गया था और अब उसका आधा 25 रुपया पेंशन पाते हैं। 3 साल हुए उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया है। संसार में आज तक रुपए की कमी उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं हुई। अगर ऐसा न होता तो झगड़ा मिटाने, मामलों का फैसला करने, दलबंदी की गुत्थियां सुलझाने में उनका आदेश ही श्रीकुंजपुर में सर्वमान्य नहीं हो सकता। उनकी असीम धर्मनिष्ठा, चरित्र की दृढ़ता और अविचलित साधुता के सामने सभी कोई इज्जत के साथ सिर झुकाते हैं। आयु लगभग 60 के आसपास होगी। अगर कोई आदमी चरित्र, साधुता या धार्मिकता में ज्यादती दिखाता है तो आसपास के 10-20 गांव के लोग उसका यह कहकर मजाक उड़ाते हैं कि उफ, तुम तो एकदम गुरुचरण मालूम होते हो। गुरुचरण की स्त्री नहीं थी, केवल एक लड़का था, विमल। संसार में शायद अद्भुत कहलाने लायक सचमुच कुछ है ही नहीं तो इतने बड़े और सर्वगुण संपन्न पिता का ऐसा सर्वदोष संपन्न पुत्र कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। पुत्र के साथ पिता का सांसारिक संबंध नहीं के बराबर था। उनका सारा का सारा बंधन जा पड़ा था भतीजे परेश पर, हरिचरण का बड़ा लड़का, मानो उनका अपना ही लड़का हो। परेश एमए पास करके कानून पढ़ रहा है। उसे वर्ण परिचय की पुस्तक से लेकर आज तक सब कुछ वे ही पढ़ाते आ रहे हैं। विमल ने कुछ नहीं सीखा। उनका यह दुख परेश से मिट गया। छोटा भाई हरिचरण इतने दिनों से परदेश में मामूली नौकरी ही कर रहा था। सहसा लड़ाई के बाद न जाने कैसे वह इतना बड़ा आदमी बन गया कि नौकरी छोड़कर घर चला आया। लोगों को ऊंचे ब्याज पर रुपए उधार देने लगा। स्त्री के नाम से एक बगीचा खरीद लिया और भी 2-1 काम ऐसे किए जिससे उसके रुपए की गंध को 5-7 गांव के लोगों की नाक तक पहुंचते देर न लगी। एक दिन हरिचरण ने आकर विनय के साथ कहा, भैया, बहुत दिनों से आपसे एक बात कहने की सोच रहा हूं। गुरुचरण ने कहा, अच्छी बात है, कहो। हरिचरण बगले झांकता हुआ बोला, आप अकेले अब और कितना कर सकेंगे, उम्र भी काफी हो रही है। गुरुचरण ने कहा, सो तो है ही, 60वां चल रहा है। हरिचरण ने कहा, इसी से तो कह रहा था कि मैं अब घर पर ही रहूंगा। जमीन जायदाद सब गैर सिलसिले से पड़ी हुई है, जरा निशाना लगाकर मैं ही अगर। गुरुचरण ने क्षण भर अपने छोटे भाई के चेहरे की तरफ देखकर कहा, जमीन जायदाद तो अपनी मामूली ही है और गैर सिलसिले से भी नहीं है, लेकिन तुम क्या अलग होने की बात कर रहे हो? हरिचरण ने मारे शर्म के दांतों तले जीभ दबाकर कहा, जी नहीं, जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा। सिर्फ जो कुछ अपने पास है उसमें जरा निशान लगा देना है। और रसोई वसोई भी बड़े झंझट की चीज है, सब कुछ इकट्ठा ही रहेगा, पर दाल भात अगर अलग अलग कर लिया जाए तो। आप समझे नहीं? गुरुचरण ने कहा, समझा क्यों नहीं, समझता तो हूं ही। अच्छी बात है, कल से ऐसा ही होगा। हरिचरण ने पूछा, निशान आप कैसे लगाएंगे, कुछ तय किया है? गुरुचरण ने कहा, तय करने की तो अब तक कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, पर यदि आज वह आ ही पड़ी है तो तीनों भाइयों के हिस्से में बराबर बराबर बांट देने से काम चल जाएगा। हरिचरण ने आश्चर्य के साथ कहा, 3 हिस्से कैसे? मंझली बहू तो विधवा है, लड़का बाला भी कोई नहीं, फिर उनका हिस्सा कैसा? गुरुचरण ने सिर हिलाकर कहा, 2 नहीं, 3 हिस्से होंगे। मंझली बहू श्यामचरण की विधवा है, जब तक जीवित रहेगी हिस्सा तो पाएगी ही। हरिचरण रुष्ट हो गया, बोला, कानून से नहीं पा सकती, सिर्फ खाने पहनने को ले सकती है। गुरुचरण ने कहा, क्यों नहीं ले सकती, वो बहू ठहरी घर की।
हरिचरण ने कहा, मान लीजिए अगर कल को उसे बेचना या गिरवी रख देना चाहे तो? गुरुचरण ने कहा, कानून से अगर ऐसा हक हासिल होगा तो करेगी। हरिचरण का चेहरा स्याह पड़ गया। बोला, करेगी क्यों नहीं। दूसरे दिन हरिचरण रस्सी और फीता हाथ में लिए घर में नाप जोख करने लगा। गुरुचरण ने ना तो कुछ पूछा ना ही बाधा डाली। 2-3 दिन बाद ईंटें, काठ और बालू चूना सुर्खी भी आ पहुंची। घर की पुरानी मेहरी ने आकर खबर दी, कल से राज लग जाएंगे, छोटे बाबू की भीत खड़ी होगी। गुरुचरण ने हंसते हुए कहा, सो तो देख ही रहा हूं, कहने की क्या जरूरत है। 5-6 दिन बाद एक शाम को दरवाजे के बाहर पैरों की आहट सुनकर गुरुचरण ने मुंह उठाकर पूछा, पंचू की माँ क्या है? पंचू की माँ बहुत दिनों की पुरानी मेहरी है। उसने इशारे से दिखाते हुए कहा, मंझली बहू खड़ी हैं बड़े बाबू। बड़ी बहू के मरने के बाद से विधवा भ्रातृ बहू ही इस गृहस्थी की मालकिन है। वे ओट में खड़ी होकर जेठ के साथ बोलती हैं। उन्होंने मृदु कंठ से कहा, ससुर के घर से क्या मेरा कुछ भी दावा नहीं, जो छोटी बहू मुझे रात दिन गालियां दिया करती है। गुरुचरण ने कहा, क्यों नहीं बहू, जैसा उनका है ठीक वैसा ही तुम्हारा भी हक है। पंचू की मां ने कहा, लेकिन यूं करने से तो घर में टिकन मुश्किल है। गुरुचरण सब सुन रहे थे। क्षण भर चुप रहकर बोले, परेश को आने के लिए चिट्ठी लिख दी है पंचू की मां, उसके आते ही सब ठीक हो जाएगा, तब तक तुम लोग जरा सहती रहो। मंझली बहू ने दुविधा करते हुए कहा, लेकिन परेश क्या? गुरुचरण ने टोकते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं मंझली बहू, मेरे परेश के विषय में लेकिन नहीं चल सकता। हरि उसका बाप जरूर है, पर वह लड़का मेरा ही है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो भी वह मेरा ही रहेगा। उसके ताऊ जी कभी अन्याय नहीं करते। यह बात अगर वह न समझे तो समझो कि व्यर्थ ही मैंने इतने दिनों पराये लड़के को छाती से लगाकर आदमी बनाया। दासी ने कहा, और क्या बड़े बाबू, उस साल जब माता निकली थी तब तुम्हारे सिवाय उसे कौन यमराज के मुंह से छीन सकता था। तब कहाँ थे छोटे बाबू और कहाँ थी उसकी सौतेली माँ। मारे डर के कोई उसके पास न फटकता था। अकेले ताऊ जी ही थे, क्या रात क्या दिन। मंझली बहू ने कहा, परेश की मां जीवित रहती तो शायद उससे भी इतना करते न बनता। गुरुचरण संकोच में पड़ गए। रहने दो बेटी, ये सब बातें रहने दो। उसके चले जाने पर वृद्ध गुरुचरण की आंखों के सामने मानो विमल और परेश दोनों पास पास खड़े हो गए। जंगले के बाहर अंधकार में आकाश की तरफ देखकर उनके मुंह से एक दीर्घ निश्वास निकल पड़ा। उसके बाद मोटी बांस की लाठी उठाकर वे सरकारों के बैठक खाने में शतरंज खेलने चले गए। दूसरे दिन दोपहर को गुरुचरण रोटी खाने बैठे थे। मकान के उत्तर के बारामदे का कुछ हिस्सा घेर कर हरिचरण की रसोई का काम चल रहा था। वहां से तीक्ष्ण नारी कंठ से ऐसी ऐसी कड़वी बातें निकलती आ रही थीं जिनका हदो हिसाब नहीं। उनके भोजन में काफी विघ्न हो रहा था, मगर उनमें जब सहसा एक पुरुष का मोटा गला आ मिला तब क्षण भर के लिए उनके कान खड़े हो गए और सुनकर सहसा वे उठकर खड़े हो गए। मंझली बहू ओट से हाय हाय कर उठी और पंचू की मां ने मारे क्रोध और क्षोभ के चित्कार करके इस दुर्घटना को प्रकट कर दिया। आंगन में खड़े होकर गुरुचरण ने भाई को पुकार कर कहा, हरिचरण, औरतों की बातों पर मैं ध्यान नहीं देना चाहता, पर तुम पुरुष होकर अगर विधवा बड़ी भौजाई का इस तरह अपमान करोगे तो उसका तो फिर इस घर में रहना नहीं हो सकता। इस बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर बाहर जाने के रास्ते में उन्हें छोटी बहू का परिचित तीक्ष्ण कंठ स्वर सुनाई दिया। वह मजाक उड़ाते हुए कह रही थी, इस तरह अपमान न किया करो, कहे देती हूँ, मंझली बहू नहीं तो घर में न रहेंगी, तब क्या होगा। हरिचरण जवाब दे रहा था, दुनिया रसातल में डूब जाएगी और क्या होगा। कौन रहने के लिए कसम दिला रहा है, चली जाए तो जान बचे। गुरुचरण ठिठक कर खड़े हो गए। हेडमास्टर साहब की कन्या के विवाह में शामिल होने के लिए गुरुचरण कृष्णनगर को रवाना ही हो रहे थे कि इतने में सुना कि परेश घर आ गया है और आते ही बुखार में पड़ गया है। वे घबराए हुए परेश के कमरे में घुस ही रहे थे कि सामने छोटे भाई को देखकर पूछ उठे, परेश को बुखार आ गया है क्या? हरिचरण हूं कहकर चला गया। छोटी बहू की मायके की नौकरानी ने सामने रास्ता रोक कर कहा,
आप भीतर मत जाइए। न जाऊं? क्यों? भीतर दीदी जी बैठी हैं, उन्हें जरा हट जाने को कह दो ना, नौकरानी ने कहा। हटकर कहाँ जाएंगी? लड़के के माथे पर हाथ फेर रही हैं, कहकर वो अपने काम में चली गई। गुरुचरण स्वप्नाच्छन्न की भांति क्षण भर खड़े रहे, फिर परेश को पुकार कर बोले, परेश, तबीयत कैसी है बेटा? भीतर से इस व्याकुल प्रश्न का कोई जवाब न आया, मगर नौकरानी ने कहीं से जवाब दिया, भैया जी को बुखार है, सुन तो लिया ना। गुरुचरण स्तब्ध होकर 2-3 मिनट तक वहीं खड़े रहे, फिर धीरे से बाहर चले आए और किसी से कोई बात न कहकर सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। वहां ब्याह की धूमधाम में किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, परंतु कामकाज निपट जाने पर उनके बहुत दिनों के मित्र हेडमास्टर साहब ने एकांत में ले जाकर उनसे पूछा, क्या बात है गुरुचरण, सुना है हरिचरण तुम्हारे पीछे पड़ गया है? गुरुचरण ने अनमनस्के की भांति कहा, हरिचरण? नहीं तो क्या जी, हरिचरण की शैतानी का हाल तो हम सभी सुन चुके हैं। गुरुचरण को सहसा सब बातें याद आ गई, बोले, हाँ, जमीन जायदाद के बारे में हरिचरण कुछ गड़बड़ी कर रहा है। उनकी बात के ढंग से हेडमास्टर साहब चुन्न हुए। दोनों बचपन के निकट मित्र थे, फिर भी गुरुचरण भीतर की बात को उदासीनता के आवरण में छिपाना चाहते हैं, इस बात का ख्याल करके उन्होंने फिर कोई बात नहीं पूछी। गुरुचरण ने कृष्णनगर से घर वापस आकर देखा कि उनकी इन कई दिनों की अनुपस्थिति में मौका पाकर हरिचरण ने आंगन में जगह जगह गड्ढे खोद खोद कर ऐसा हाल कर रखा है कि पैर रखने को भी जगह नहीं। वे समझ गए कि वह अपनी मर्जी और सहूलियत के माफिक घर का बंटवारा करके बीच में दीवार खड़ी करेगा। उसके पास रुपया है, लिहाजा किसी और के मतामत की उसे जरूरत नहीं। वे अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल रहे थे कि इतने में मंझली बहू को साथ लिए पंचू की माँ आ खड़ी हुई। गुरुचरण समाचार पूछना चाहते थे कि वह अकस्मात अस्फुट आर्तकंठ से रोने लगी और रोते रोते ही उसने बता दिया कि परसों सवेरे मंझली बहू को छोटे बाबू ने गर्दन पकड़कर धक्का देते हुए घर से बाहर निकाल दिया था और मैं मौजूद न होती तो शायद मार मार कर अधमरी कर डालते। घटना पूरी तरह समझने में गुरुचरण को ज्यादा देर न लगी, फिर भी वे मिट्टी के बूत की तरह निर्वाक और निस्पंद रहकर सहसा पूछ उठे, सचमुच ही क्या उसने तुम्हारी देह को हाथ लगाया था बहू रानी? लगा सका वह? थोड़ी देर के बाद पूछा, जान पड़ता है तब परेश शायद खाट पर पड़ा होगा। पंचू की मां ने कहा, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं बड़े बाबू, अभी आज ही तो सवेरे की गाड़ी से कलकत्ते चले गए हैं। कुछ हुआ नहीं तो वो अपने बाप की करतूत जानकर गया है? पंचू की मां ने कहा, हाँ सभी कुछ। गुरुचरण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, बोले, बहू रानी, इतने बड़े अपराध की सजा अगर उसे न मिले तो मेरा तो इस घर में रहना उठ गया समझ लो। अभी समय है, मैं गाड़ी लिए आता हूं, तुम्हें अदालत चलकर नालिश करनी होगी। अदालत जाकर नालिश करने के नाम से ही मंझली बहू चौंक पड़ी। गुरुचरण ने कहा, गृहस्थी के बहू बेटियों के लिए यह काम सम्मानजनक नहीं है, यह मैं जानता हूं, पर इतना बड़ा जबरदस्त अपमान अगर तुम चुपचाप सह लोगे बेटी तो भगवान भी तुमसे नाराज होंगे। इससे ज्यादा बात और मैं नहीं जानता। मंझली बहू जमीन से उठकर खड़ी हो गई, बोली, आप पिता के समान हैं, मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं बिना किसी संकोच से उसका पालन करूंगी। हरिचरण के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ। गुरुचरण ने अपने पुराने जमाने की जंजीर बेचकर बड़े वकील को मोटी फीस दाखिल कर दी। निर्दिष्ट दिन को मामले की सुनवाई हुई। प्रतिवादी हरिचरण हाजिर हुआ, मगर वादिनी नहीं दिखाई दी। वकील ने न जाने क्या कहा सुना, हकीम ने मुकदमा खारिज कर दिया। भीड़ में गुरुचरण की अचानक निगाह पड़ गई परेश पर, तब वह मुंह फेरकर मंद मंद हंस रहा था। गुरुचरण ने घर में आकर सुना कि मायके से किसी की जबरदस्त बीमारी की खबर पाकर मंझली बहू बगैर नहाए धोए यूं ही गाड़ी बुलवाकर वहां चली गई है। पंचू की मां हाथ पैर धोने को पानी देने आई और सहसा रो कर कहने लगी, रात भी झूठी, दिन भी झूठा, तुम भी झूठे, तुम भी कहीं और चले जाओ बड़े बाबू, इस पापी संसार में तुम्हारे रहने की जगह नहीं है।
ढोल आए, नगाड़े आए, मजीरे आए। मुकदमा जीत जाने की खुशी में हरिचरण के घर शुभचंडी की पूजा के ऐसे बाजे बजे कि सारा गांव उथल पुथल हो गया। दो भागों में विभक्त पैतृक मकान के एक हिस्से में रहा हरिचरण का परिवार और दूसरे में रहे गुरुचरण और उनकी बहुत दिनों की पुरानी दासी पंचू की माँ। दूसरे दिन सवेरे पंचू की माँ ने आकर कहा, रसोई का सब सामान जुटा दिया है बड़े बाबू। रसोई का? ओह हाँ, चलो मैं आया, कहकर गुरुचरण उठना ही चाहते थे कि दासी ने कहा, कोई जल्दी नहीं है बड़े बाबू, जरा दिन चढ़ जाने दीजिए, बल्कि आप गंगा स्नान कर ही आइए। अच्छी बात है, जाता हूँ, कहकर गुरुचरण पलक मारते ही गंगा स्नान के लिए जाने को तैयार हो उठ खड़े हुए। उनके काम या बात में कहीं कुछ भी असंगति नहीं थी। फिर भी पंचू की माँ को न जाने कैसा बहुत बुरा सा मालूम हुआ। उसे बार बार यही ख्याल आने लगा कि मानो ये पहले वाले बड़े बाबू नहीं रहे। पंचू की माँ भीतर जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, कभी भला ना होगा, हरगिज भला ना होगा, इसकी सजा भगवान देंगे। किसका भला न होगा और किसे भगवान सजा देंगे ठीक समझ में न आया, लेकिन उस दिन छोटे बाबू की तरफ से इस मामले में झगड़ा करने को कोई तैयार नहीं हुआ। इसी तरह दिन कटने लगे। गुरुचरण की एकमात्र संतान विमल चंद्र सुसंतान नहीं, वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे। कई मास पहले कुछ घंटों के लिए एक बार वह घर आया था, फिर उसके दर्शन नहीं हुए। उस बार वह बैग में छिपाकर न जाने क्या क्या रख गया था। उसके चले जाने पर गुरुचरण ने परेश को बुलाकर कहा था, देख तो बेटा क्या है इनमें। परेश ने अच्छी तरह देखभाल कर कहा था, कुछ कागजात हैं, शायद दस्तावेज हो, ताऊजी इन्हें जला दूं। गुरुचरण ने कहा था, अगर जरूरी हुए तो। परेश ने कहा था, जरूरी तो है ही, पर विमल भैया के लिए शायद गैर जरूरी हो, फिर आफत को जरूरत क्या है घर में रखने की। गुरुचरण ने आपत्ति की थी, बगैर जाने नष्ट नहीं करना चाहिए परेश, किसी का सत्यानाश भी हो सकता है, इन्हें तो कहीं छिपा कर रख दे बेटा, पीछे देखा जाएगा। इस घटना की उन्हें याद नहीं थी। आज सवेरे गंगा स्नान से लौटकर रसोई बनाने जा रहे थे, इतने में अकस्मात बैग लिए हुए परेश, हरिचरण और गांव के और भी कई सज्जन और पुलिस आ खड़ी हुई। घटना संक्षेप में यह है कि विमल डकैती का आसामी है, फिलहाल फरार है। अखबार में खबर पढ़कर परेश ने पुलिस को सब बातें जता दी हैं। बैग अब तक उसी के पास था। विमल खराब लड़का है, शराब पीता है, आनुषांगिक है और भी अनेक दोष हैं। कलकत्ता रहकर कोई मामूली सी नौकरी करके वे यह सब काम किया करता है, मगर वह डकैती कर सकता है, ऐसा संदेह पिता के मन में कभी स्वप्न में भी नहीं हुआ। कुछ क्षण वे एकटक परेश के चेहरे की तरफ देखते रहे। उसके बाद उनकी निष्प्रभ निर्निमेष दोनों आंखों से झरझर आंसू टपक गए। बोले, सब सच है, परेश ने एक भी बात झूठ नहीं कही। दारोगा ने और भी दो चार बातें पूछकर उन्हें छुट्टी दे दी। जाते समय उसने सहसा झुककर गुरुचरण के पांव छुए और कहा, आप बड़े हैं और ब्राह्मण भी, मेरा कसूर ध्यान में न लाइएगा, इतने भारी दुख का काम मैंने इसके पहले कभी न किया है। और भी कई महीने बीत जाने पर खबर आई कि विमल को 7 साल की सजा हो गई है। फिर ढोल नगाड़े और मजीरा बजाकर समारोह के साथ शुभ चंडी की पूजा की तैयारियां होने लगी। परेश ने कहा, बाबूजी यह सब रहने दो। क्यों? परेश ने कहा, यह सब मुझसे सहन नहीं होगा। बाप ने कहा, अच्छी बात है, सहन न करो तो आज का दिन कलकत्ता जाकर घूम फिर कर बिताओ। जगन माता की पूजा है, धर्म कर्म में कोई बाधा न डालो। 10 दिन बाद एक दिन सवेरे गुरुचरण के घर की तरफ अकस्मात शोरगुल और चीख चिल्लाहट सुनाई दी और कुछ देर बाद ग्वालिन रोती हुई खड़ी हुई। उसके नाक से खून बह रहा था। हरिचरण ने घबराहट के साथ पूछा, खून कैसे आ गया मोक्षदा, बता क्या है? रोने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग आ पहुंचे। मोक्षदा ने कहा, दूध में पानी मिलाया था, इसलिए बड़े बाबू ने लात मारकर मुझे गड्ढे में गिरा दिया। हरिचरण ने कहा, किसने? किसने? हट, झूठ बोलती है। परेश ने कहा, ताऊ जी ने? झूठ बोलती है ये। छोटी बहू ने कहा,
जेठ जी औरतों की देह को हाथ लगाएंगे तो क्या सपना देख रही है दूध वाली? उसने अपने देह पर कीचड़ मिट्टी दिखाते हुए देवी देवताओं की कसम खाकर कहा कि सच्ची बात है। हरिचरण की कृपा से दीवार का उठना तो बंद हो गया था, पर आंगन के गड्ढे सब ज्यों के त्यों थे, भरे नहीं गए थे। गुरुचरण के लात मारने से उन्हीं में से किसी एक गड्ढे में गिर जाने से उसे चोट आ गई थी। हरिचरण ने कहा, चल मेरे साथ नालिश कर दे। स्त्री ने कहा, कैसी असंभव बात करते हो तुम? जेठ जी औरतों की देह को हाथ लगाएंगे? झूठी बात है। हरिचरण ने कहा, झूठी होगी तो हार जाएगी, लेकिन भैया के मुंह से तो झूठ नहीं निकल सकता। मारा होगा तो सजा होगी ही। युक्ति सुनकर स्त्री में सद्बुद्धि आ गई। बोली, तो ठीक है, ले जाकर नालिश करवा दो, ठीक सजा हो जाएगी। हुआ भी यही। भैया के मुंह से झूठ नहीं निकला। अदालत के न्याय से उन पर 10 रुपया जुर्माना हो गया। अब की बार शुभचंडी की पूजा तो नहीं हुई, मगर दूसरे दिन देखा गया कि कुछ लड़के झुंड बांधकर गुरुचरण के पीछे पीछे शोरगुल मचाते और बकते हुए जा रहे थे। ग्वालिन को मारने का गीत भी इनमें बन गया है। रात के करीब 8 बज गए होंगे। हरिचरण की बैठक भरी हुई है। गांव के मुख्य लोग आजकल यहीं आने लगे हैं। अकस्मात एक आदमी ने आकर एक बड़े मजे की खबर सुनाई। लुहारों के लड़के ने विश्वकर्मा पूजा के उत्सव में कलकत्ता से 2 जनी खेमटा नाचने वाली बुलाई है। उन्हीं के नाच की महफिल में गुरुचरण बैठे हैं। हरिचरण हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बोले, पागल है क्या? इसकी बात तो सुनो। भैया खेमटा नाच देख रहे हैं। किसी चंडू खाने से आ रहे हो क्या अविनाश? अविनाश ने कसम खाकर कहा, अपनी आंखों से देखकर आया हूं। एक आदमी दौड़ा गया सच्ची खबर लाने के लिए। 10 मिनट बाद वह लौट कर आया और बोला कि हाँ, बात बिल्कुल सच है और सिर्फ नाच ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि रुमाल में बांधकर उन्हें निछावर देते हुए अपनी आंखों से भी देख आया है। बस फिर क्या था? एक जोर का शोरगुल उठ खड़ा हुआ। किसी ने कहा, किसी दिन ऐसा होगा ही, यह तो जानी हुई बात थी। कोई कहने लगा, जिस दिन बिना कसूर औरत की देह पर हाथ लगाया था, उसी दिन हम सब समझ गए थे। एक ने लड़के की डकैती का उल्लेख करते हुए कहा, उसी से बाप के चरित्र का अंदाजा हो सकता है। इसी तरह की न जाने कितनी ही तरह की बातें होने लगी। आज अगर कोई बोला नहीं तो वो था सिर्फ एक हरिचरण। वह अन्यमनस्क सा होकर चुपचाप बैठा रहा। उसे न जाने कैसे मानो आज बचपन की याद आने लगी। क्या यही उसके भैया हैं? यही गुरुचरण मजूमदार हैं? रात के करीब 2-2:30 बज गए होंगे, पर नाच खत्म होने में अभी भी देर है। विश्वकर्मा पूजा जल्दी ही खत्म हो चुकी थी, पर उसकी रेशा अब भी चल रही थी, जिसे भक्त लोग शराब पीकर, मांस खाकर, रंडी नचाकर दक्ष यज्ञ के रूप में पूजा कर रहे थे। अधिकांश लोग अपना होश हवास खो बैठे थे और उन्हीं के बीच बैठे मुस्कुरा रहे थे वृद्ध गुरुचरण। इतने में कोई चादर से मुंह ढाके वहां आया और धीरे से उसने उनकी पीठ पर हाथ रखा। वे चौंक पड़े और बोले, कौन? उसने कहा, मैं हूं परेश, ताऊजी घर चलिए। गुरुचरण ने कोई आपत्ति नहीं की। बोले, घर? चलो। उत्सव मंच का जरा सा क्षीण प्रकाश रास्ते पर आ पड़ा था। वहां पहुंचकर परेश एक टक ताऊ के चेहरे की तरफ देखता रहा। आंखों में वह ज्योति नहीं, चेहरे पर वह तेज नहीं। नीचे से ऊपर तक सारा का सारा आदमी भूताविष्ट सा हो गया है। इतने दिनों बाद आज उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इतने दिनों बाद आज उसकी आंखें देख सकी कि लोगों के आगे लज्जित हो जाने लायक ताऊजी में कोई चीज बाकी नहीं रह जाने की बड़ी इच्छा थी। ताऊजी चलिएगा? गुरुचरण कंगाल की तरह बोल उठे। जाऊंगा परेश, जाऊंगा, पर कौन ले जाएगा मुझे? परेश ने कहा, मैं ले जाऊंगा ताऊजी। तो चल फिर एक बार घर चलकर चीज वस्तु ले आए जाकर। परेश ने कहा, नहीं ताऊजी, अब उस घर में नहीं जाना है। वहां का अब कुछ भी नहीं चाहिए हमें। गुरुचरण को मानो सहसा होश आ गया। क्षण भर नीरव रहकर बोले, कुछ नहीं चाहिए? उस घर का अब हम कुछ नहीं चाहते?
परेश ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, नहीं ताऊ जी, कुछ नहीं चाहिए। उन चीजों को लेने वाले और भी बहुत हैं वहां। चलिए। चलो, कहकर गुरुचरण ने परेश का हाथ पकड़ा और जनशून्य अंधकार में रास्ते से दोनों के दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी नई कहानी के साथ। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।